का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है फेवरेट प्राइम टाइम शो का, यानी मनी सेंट्रल का। स्टूडियो में मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज वो खबर बताइए आप जिसकी परतें खोलेंगे, जिस पर हम विश्लेषण करेंगे विस्तार से। शुभम, इस शो में आपका भी स्वागत है और मनी सेंट्रल के सारे दर्शकों का स्वागत है। एक बड़ी चर्चा जो हमारे आसपास घूम रही है कि युद्ध को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, रूस में कितनी ताकत है, रूस इस युद्ध का असर, इसके बाद लगे हुए प्रतिबंधों को किस सीमा तक बर्दाश्त कर पाएगा, रूस की अर्थव्यवस्था का भीतरी हाल क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रूस में कितनी ताकत और बची है और इसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था कहां तक और कब तक खड़ी रह पाएगी। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम होगा जानना, क्योंकि अब तक की सारी कवरेज अगर आपने देखा हो मनी सेंट्रल में, हमने आपको अलग अलग एपिसोड में अलग अलग हिस्सों में ये बताया कि रूस का तेल अगर यूरोप को नहीं मिला तो क्या होगा, रूस की गैस अगर बाजार में नहीं आई तो क्या होगा, रूस के फॉरेक्स रिजर्व अगर अटक गए तो विदेशी पेमेंट्स का क्या होगा। लेकिन रूस के अंदर स्थिति क्या है, रूस के अंदर महंगाई कितनी है, कर्ज कितने हैं, इन सब पर हम पड़ताल करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन और किन चीज़ों पर बात होगी उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो रूस के अलावा बातचीत होगी, क्या पेट्रोल डीजल की तरह बढ़ने लगेंगी बिजली की कीमतें, बाजार को सता रही है कौन सी चिंता, आईएमएफ ने क्यों घटा दिया भारत का ग्रोथ अनुमान, इस पर बात करेंगे। भारत ब्रिटेन में व्यापार की क्या संभावनाएं बन रही हैं, और चलते चलते बात होगी बैटरी पर सरकार जो नीति बना रही है उसकी, मामला जुड़ा है ईवी से। लेकिन शुरुआत रूस से। रोज की तरह बीते 2 महीने में रूस पर दुनिया के 40 देशों ने करीब 8,269 प्रतिबंध लगाए हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 8,269 प्रतिबंध अब तक रूस पर लग चुके हैं। ये प्रतिबंध रूस के बैंकों पर लगे, वहां की कंपनियों पर लगे, यहां तक कि वहां के बड़े उद्योगपति, राजनेता और उनके परिवारों पर भी लगे। अब रूस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश हो गया, एक ऐसा देश हो गया जिस पर अब तक सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे पूरी दुनिया में। प्रतिबंधों का गहरा असर रूस के अलावा उन देशों पर भी पड़ा जिनकी निर्भरता रूस के आयात पर थी। और महंगाई तो खैर पूरी दुनिया में बढ़ गई, उसका असर महंगाई के नजरिए से अगर आप देखेंगे, महंगाई के चश्मे से देखेंगे तो हर छोटी बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ ही रहा है। हम आगे चर्चा बढ़ाएं और समझें रूस की भीतरी स्थिति, उसके संकट को। उससे पहले एक नजर डालते हैं कि रूस पर बड़े प्रतिबंध अब तक लगे कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से प्रतिबंध थे जिनको हमें सबसे ऊपर रखकर देखना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध जो रूस पर लगा, जिसे सबसे नंबर 1 पर रखा जा सकता है, वो है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर करना। यह सबसे बड़ा प्रतिबंध था जो रूस पर लगा था। दूसरा बड़ा प्रतिबंध, रूस को कोयले का आयात दुनिया के अलग अलग देशों को, जिसमें यूरोप भी शामिल है, सबने ये माना कि रूस से कोयले का आयात नहीं किया जाएगा। ये दूसरा बड़ा प्रतिबंध जो रूस पर था। रूस का जो फॉरेक्स रिजर्व था, अलग अलग देशों में जो रूस ने अपना फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा कर रखा था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस की संपत्ति जो अलग अलग देशों में थी उनको सीज कर लिया गया। बहुत सारी कंपनियों ने अपना व्यापार वहां से समेट लिया। तो ये तमाम ऐसे प्रतिबंध थे जिनसे रूस को रोकने की या कहिए बांधने की, उसका दम घोटने की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, ये हमने आपको अलग अलग प्रोग्राम्स में कई बार अंशुमान जी ने विस्तार से समझाया। आज हम दूसरे गेट से इस लड़ाई में घुसते हैं। आज हम समझेंगे रूस की अर्थव्यवस्था की भीतरी स्थिति। सर, पहला सवाल, सीधा सवाल, रूस की अपने अंदर की स्थिति अगर देखें और देशों की बात छोड़ के, रूस की भीतरी स्थिति इस समय कैसी है? शुभम, ये सवाल सबके दिमाग में है और पिछले करीब करीब 1 हफ्ते से लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन प्रतिबंधों के बाद युद्ध कब तक जारी रहेगा और रूस इसमें कितना लंबा सस्टेन करेगा या सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए हमारी आज ये कोशिश थी कि हम आपको भीतर तक जाकर ये बताएं कि रूस कहाँ खड़ा है। तो कुछ बड़े बड़े मोटे आंकड़े हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमें असर समझ में आएगा। प्रतिबंधों के मामले में एक बात बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली है कि प्रतिबंधों का के असर का इतिहास मिश्रित रहा है। कुछ देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का बहुत खराब असर पड़ा, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर काफी गहरा असर पड़ा, जैसे ईरान था। कुछ देशों पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, जैसे हमने क्यूबा के बारे में बात की थी। पर यह पहली बार ऐसा हुआ कि रूस जैसी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, उस पर इतने बड़े प्रतिबंध और इतने सख्त प्रतिबंध लगाए गए। स्विफ्ट से बाहर करने की यह दूसरी घटना थी। ईरान के बाद रूस पहला देश था जिसे दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसको कि दुनिया में बैंकों के बीच कामकाज का जीमेल कहा जाता है,
उससे बाहर किया गया और उसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, हमें दिखाई दे रहा है। पहली चीज समझना जरूरी है कि रूस की अर्थव्यवस्था, जिसमें युद्ध से पहले तक करीब 2% की ग्रोथ की उम्मीद थी, इस साल वो 7% के आसपास श्रिंक करेगी, यानी उसमें 7% की गिरावट आएगी, नकारात्मक गिरावट आएगी। यानी एक चीज स्पष्ट है, रूस प्रतिबंधों के कारण, युद्ध के कारण गहरी मंदी में धंस गया है, ये बात स्पष्ट है। दूसरी चीज ये कि रूस की महंगाई दर करीब करीब 17% के आसपास है। जिनको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें रूस को देखना चाहिए। और रूस में महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन का दुनिया का सबसे भयावह इतिहास है, सबसे खराब इतिहास है। रूस ने पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, शताब्दी दर शताब्दी बहुत भयानक महंगाई देखी है और लगभग हर 20-25 साल में रूस में महंगाई का एक चक्र आता है और रूस फिर उस तरीके की महंगाई में जा रहा है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज यह है कि रूस को अभी तक युद्ध से लगभग 20 से 21 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। ग्रोजनी चेचन्या वाला जो वार हुआ था 99-2000 में, उस पर रूस को लगभग 3.8 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े थे। इतना ही पैसा लगभग रूस को खर्च करना पड़ा था जब उसने 2014 में क्रीमिया पर हमला किया था। तो उसे मान लिया जाए और रूस को पिछले 2 महीने के खर्च को मान लिया जाए तो करीब 20 से 21 बिलियन डॉलर का लॉस रूस को वार के लॉस के तौर पर हो चुका है। और एक और तीसरा जो लॉस जोड़ा जाता है युद्ध के तौर पर, वो ये माना जाता है कि किसी देश के में कितने लोगों की मौत हुई है युद्ध के कारण, और उसको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता। तो उस हिसाब से माना जा रहा है कि अगर जो यूक्रेन का दावा है कि करीब 10,000 के आसपास रशियन सैनिक इसमें मारे गए हैं, अगर उसे मान लिया जाए तो करीब 4 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस, जीडीपी में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से जो एवोल्यूशन किया जाता, उस हिसाब से इतना लॉस रूस को तात्कालिक तौर पर हो चुका है। तो अगर प्रतिबंधों के कारण दुनिया के बाजार से रूस का बाहर होना, निर्यात खत्म होना एक पहलू है, तो दूसरा पहलू यह है कि रूस की अर्थव्यवस्था के भीतर महंगाई आ चुकी है, मंदी की संभावनाएं हैं और रूस इस उलझन में है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी रूस के सेंट्रल बैंक को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ी। और इसलिए हमने देखा कि जब महंगाई वहां 10 से 12% के ऊपर गई थी तो रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय ब्याज दरें घटा दी थी। तो रूस के अंदर की जनता के लिए, रूस के भीतर के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल है और काफी कठिन दिखाई दे रही। बाकी प्रतिबंधों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों पर असर किया है। जैसे रूस की अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट छवि खत्म हो गई है। दुनिया की जितनी कंपनियां वहां निवेश करती थी और उनके जो कारोबारी लेन देन थे वो खत्म हो गए। रूस के निवेशक और रूस की जो बड़ी कंपनियों ने विदेश में निवेश किए थे, उनकी संपत्तियां या तो फ्रीज हो गई हैं या उनका कामकाज बंद हो गया। तो उनके जरिए जो विदेशी मुद्रा रूस में आती थी, उनके कामकाज के जरिए आती थी, वो सारी विदेशी मुद्रा आना रुक गई। तो अगर प्रतिबंधों का असर देखें तो 2 महीने में रूस की अर्थव्यवस्था का, भीतरी अर्थव्यवस्था का दम लगभग घुट गया है। लेकिन इससे रूस की युद्ध को जारी रखने की जो जिद है, उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसकी क्या वजह, इस पर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पहले मोटे आंकड़े थे जो हमें रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना ज़रूरी था और इसी असर का शायद ये अनुमान है। तभी आप देखिए तो जीडीपी अनुमान है अब वो रूस का ये है कि वो -13% तक लुढ़क सकती है वहाँ की जीडीपी। यूक्रेन के संबंध में ये जो अनुमान आया है वो आया है 23.5% का। सर, अगला सवाल, अब तक चर्चाओं में ज़्यादातर ये रहा कि रूस की गैस जर्मनी को निर्यात होती है, बड़ी निर्भरता है यूरोप की, उसमें बैक एंड फोर्थ बार बार कोशिश ये की जा रही है किसी तरह ये निर्भरता खत्म की जाए। आयात के नजरिए से अगर हम देखें तो रूस आयात क्या क्या करता है, और उसमें समझना यह भी जरूरी है कि जब डॉलर आ नहीं रहा है उतनी तेजी से तो वो आयात का पेमेंट कैसे होगा। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो शुभम आपने उठाया कि हम अभी तक रूस के निर्यात की बात करते थे और ये समझते थे कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, बड़े निर्यातकों में से, खासतौर से ऊर्जा और धातु के निर्यातकों के तौर पर रूस की दुनिया की अर्थव्यवस्था से जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा है। पर जो रूस के 2021 के आंकड़े हैं, इंपोर्ट के आंकड़े, वो कम नहीं है। 293 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है रूस का, जिसमें सबसे बड़ा करीब 11 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट फूड का है, कपड़ों का इंपोर्ट है,
दवाओं का, एंटीबायोटिक्स का इंपोर्ट है, और सबसे बड़ा $114 बिलियन का इंपोर्ट मशीनरी और इक्विपमेंट्स का है, क्योंकि रूस एक एनर्जी इकोनॉमी है, मिनरल इकोनॉमी है, तो वहाँ सबसे बड़ी खपत कैपिटल गुड्स की होती है। जब आप एक मिनरल अर्थव्यवस्था होंगे तो आपको प्लांट्स की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज की ज़रूरत है, बड़ी मशीनों की ज़रूरत है, तो $114 बिलियन का ये इंपोर्ट है। अगर हम इसके अलावा कार, पैसेंजर कार, फर्नीचर और लग्जरी सामानों की ज़रूरत माने तो रूस का आयात कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूस पुतिन की अर्थव्यवस्था कोई पूरी तरह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी जिसके कारण उसको युद्ध में लंबे समय तक सर्वाइव किया जा सकता था। रूस का करीब 10 से 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जिसे फिनांस करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की जरूरत है। और यही सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है कि रूस की करीब 488 बिलियन डॉलर के आसपास के जो विदेशी मुद्रा भंडार थे, जो हार्ड करेंसी के तौर पर थे या विदेश के बॉन्डों में निवेश किए हुए थे, वो फंसे हुए हैं। और ये चार्ट आपको बताते हैं कि रूस बताता है, इसको यहाँ से इसे और समझने की कोशिश करें कि रूस भले ही सैन्य रूप से दुनिया की महाशक्ति हो, पर आर्थिक रूप से कोई महाशक्ति नहीं है। और आप देखें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में रूस का हिस्सा केवल 3%। और यही विभीषिका है, या यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की बात है कि रूस की अर्थव्यवस्था जिसकी हिस्सेदारी 3% है, रूस की अर्थव्यवस्था जिसमें मंदी 13% तक जा सकती है, रूस में जहां महंगाई 16-16.5% के आसपास पहुंच गई, वहां के लोगों की जिंदगी कैसी हो रही होगी। और जब विदेशी मुद्रा भंडार में एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है, तो जिन जिन चीजों का आयात रूस को करना है उनके आयात रुक चुके हैं, और उसका असर हमें महंगाई में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आयात रुक जाना बड़ी चिंता है, क्योंकि जिन चीज़ों का आयात रुका है वो देर सवेर पहले शॉर्टेजेस होंगे, और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो आम जन का जीवन भी प्रभावित होगा। सर, एक और बड़ी बात जो विदेशी कर्ज से जुड़ी है, रूस पर विदेशी कर्ज कितना है और वो चुकेगा कैसे? फिर विदेशी कर्ज के रूस पर कुल विदेशी कर्ज जो है वो, जिसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, वो करीब 490 बिलियन डॉलर का रूस पर विदेशी कर्ज है। 2021 का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें करीब 67.7 बिलियन डॉलर का रशियन गवर्नमेंट का डेट है, और 78 बिलियन डॉलर के आसपास का डेट बैंक्स का डेट है, जो बैंक्स ने अपने बॉन्ड्स बाहर डाल रखे हैं। टोटल जो डेट सर्विस है वो 490 बिलियन डॉलर डेट है, और उसकी सर्विस कास्ट $100 बिलियन पर ईयर की है, यानी $100 बिलियन पर ईयर की सर्विसिंग कॉस्ट है। और डिफॉल्ट पर मनी सेंटर में चर्चा कर चुके हैं कि रूस के डिफॉल्ट शुरू हो गए हैं। मतलब रूस को ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास की एक्स्ट्रा जरूरत अगले साल से और पड़ने लगेगी डेट की सर्विसिंग के लिए। अब यहां हमें दो चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि हमने रूबल में तेज गिरावट देखी, हालांकि रूबल अभी थोड़ा बहुत स्थिर है, लेकिन हमने शुरुआत के दिनों में रूबल में गिरावट देखी। रूबल में थोड़ी बढ़ोतरी है, पर रूबल अभी भी दुनिया की सबसे खराब और कमजोर मुद्राओं में शामिल है। रूस को व्यापार करने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए दवा, मशीनें, सामान खरीदने के लिए और इस कर्ज को चुकाने के लिए डॉलर की जरूरत है। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति नहीं है, जो निर्यात केवल एक खिड़की खुली है, वहां से होने वाला निर्यात ही डॉलर लेकर आ रहा है, जिस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जब कहीं से कोई और रास्ता नहीं है, तो डेट में डिफॉल्ट होने का खतरा काफी बड़ा है, और वो डिफॉल्ट शुरू भी हो गए हैं। रूस के का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसमें जो पैसा था, जिसको नेशनल वेलबींग फंड कहते थे, उसमें जो रिजर्व्स रखे थे, उनका इस्तेमाल भी शुरू हुआ है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। और यहाँ एक चीज़ पर ध्यान रखना जरूरी है कि रूस ने रूबल की गिरावट को रोकने के लिए एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया है। रूस ने यह फैसला किया था कि रूबल की कीमत सोने से निर्धारित की जाएगी। ये कोशिश इस बात की थी कि जो लोगों के पास सोना है उसे खरीद कर उसे कलेक्ट किया जाए रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में। तो ये दूसरी सबसे बड़ी दरार है। रूस का डिफॉल्ट करने का मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या दुनिया के वित्तीय बाजारों के लिए और खासतौर पर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए। रूस की रेलवे डिफॉल्ट कर गई है, रूस के रेलवे के डिफॉल्ट होने की सूचना आ चुकी। तो ये तीसरा हिस्सा है जो विदेशी कर्ज से जुड़ा हुआ है। सर, अगर विदेशी कर्ज को देखें, आयात पर जो ज़रूरतें हैं उनको देखें, रूस पे लगे प्रतिबंधों को देखें, तो इस सब के बाद एक सीधा सवाल है कि फिर रूस इस युद्ध में, या कहिए इस स्थिति में, कब तक टिक पाएगा? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस तरीके की परिस्थिति, इतने भयानक प्रतिबंधों के बाद भी रूस खड़ा किसकी ताकत पर है। और उसके लिए आप रूबल के उतार चढ़ाव को करीब से देख सकते हैं। शुभम, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को और उसकी ताकत को समझने के लिए उसकी मुद्रा को समझना जरूरी है। रूबल शुरुआती दिनों में तेजी से गिरा, लेकिन अब स्टेबल होकर $80 के आसपास आ गया है। और इसकी सबसे बड़ी चीज यह है कि दुनिया भर की महंगाई पुतिन की मदद कर रही है।
रूस के पास जो उसका सबसे बड़ा मेन स्टे है बिजनेस का या कारोबार का, जहां से उसे अभी भी डॉलर मिल रहे हैं, वो तेल का निर्यात है। ये माना जा रहा है कि अप्रैल में अकेले रूस ने एनर्जी के सेल से 9.6 बिलियन डॉलर की कमाई की है। यूरोप के देश रूस को, यूरोपियन यूनियन के देश रूस को करीब करीब 38 बिलियन डॉलर के आसपास का भुगतान अभी तक कर चुके हैं जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है। और ये रूस की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कुछ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड पाइपलाइंस हैं, ट्रेड लाइंस हैं। उन ट्रेड लाइंस में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड लाइन है ऊर्जा की, जिसमें कोयला बंद हो चुका है। कच्चा तेल और गैस सबसे महत्वपूर्ण मेन स्टे है, जहां से रूस को विदेशी मुद्रा मिल रही है। और जो ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, इस पर हम पहले भी बोलते रहे कि ओपेक देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऊंचे रखने के पक्ष में है। रूस भी चाहता है कि कच्चे तेल की कीमत ऊंची रहे। यह माना जा रहा है कि इससे सरकार का जो इमरजेंसी फंड है उसमें करीब करीब 3.2 बिलियन डॉलर का पैसा सिर्फ तेल और गैस की कीमतों से आ रहा है। और यही वो पुतिन की ताकत है जिसके कारण वो अपने युद्ध को या युद्ध की तैयारियों को फिनांस कर सकते हैं। युद्ध करने वाले, युद्ध पर हमला करने वाले राजनेता अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों का आकलन कर चुके होते हैं, उनके नुकसान की गणना होती रहती है, इसलिए वो इसे फिनांस कर सकते हैं। और यही वजह है कि यूरोप इस तैयारी पर है कि जब तक तेल और रूस के तेल और गैस पर निर्भरता कम की जाए, क्योंकि जैसे ही वो बंद होगा शुभम, उसके बाद फिर रूस को 6 महीने या साल भर से ज्यादा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो रूस कब तक टिक पाएगा? जी तब तक टिक पाएगा जब तक उसके तेल और गैस पर निर्भरता खत्म नहीं होती। जिस दिन वो खत्म हो जाएगी, रूस का खेल आप खत्म समझ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने घरेलू मुद्दों पर कुछ बात करते हैं। जो सबसे गहरा संकट इस समय दिख रहा है चारों तरफ, वो है बिजली का। बिजली का संकट लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ देश में पावर शॉर्टेज बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगे ईंधन के चलते बिजली के उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो रही है। देश में पावर शॉर्टेज 100 मेगा यूनिट पर डे तक पहुंच गई है, इसको भी पार कर चुकी है और आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है, ये भी तय है। हम इससे पहले मनी सेंटर में, आपको याद होगा, चर्चा कर चुके हैं कि बिजली बोर्ड के घाटे बड़े हो रहे हैं, आयातित कोयला महंगा हो रहा है, कोयले की आपूर्ति भी जरूरत के मुताबिक नहीं हो पा रही है। संकट गहरा है सर, इस संकट का समाधान कहां से है? शुभम, हम पिछले मनी सेंट्रल को कल आप या इस हफ्ते के मनी सेंट्रल को आप दोबारा जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने विस्तार से घाटों के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में बताया है। यहां 2 तरीके के समाधानों की कोशिश की जा रही है और दोनों ही समाधान शुभम सख्त हैं और हमारे आपकी जेब के लिए और हमारे जीवन पर, हमारी ज़िंदगी जीने की लागत को प्रभावित करेंगे। पहला बड़ा कठिन समाधान है, परोक्ष रूप से राज्य सरकारें अब डिमांड मैनेजमेंट में लग गई हैं और डिमांड मैनेजमेंट इस तरह से कि बिजली की कटौती की जाए ताकि डिमांड कम रहे। इसका असर हमें 12-13 स्टेट्स में इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर दिखाई दे रहा है। उन्हें उनके फीडर से बिजली की कटौती की जा रही है। शहरी इलाकों में बिजली की कटौती की जा रही है। चूंकि बिजली कंपनियां, डिस्कॉम्स के पास पैसे बकाया हैं, राज्य सरकारें उनके पैसे वापस तत्काल नहीं कर सकती, वो कोयला कंपनियों को पैसा नहीं दे सकती, बिजली जनरेटर कंपनियों को पैसा नहीं दे सकती। इसलिए पहला काम डिमांड मैनेजमेंट के तौर पर किया जा रहा है। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत में बिजली की इतनी उत्पादन क्षमता होने के बाद भी, ये दावे किए जाने के बाद कि हम ऑन डिमांड बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, हमें ये क्रूड डिमांड सप्रेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली उद्योग संकट में है और कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही। दूसरा सुधार जिस पर काम शुरू हो गया है वो ये है कि 4 या 5 राज्यों ने अब इस नीति की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है कि जैसे जैसे कोयले की और बाकी चीज़ों की लागत बढ़ेगी, उनकी बिजली डिस्कॉम कंपनियां ऑटोमेटिकली पास थ्रू कर देंगी प्राइसेस को, जिसको हम पेट्रोल डीजल के तौर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। ये जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि कंटिजेंसी क्लास डाल देंगे अपने बिजली खरीद समझौतों में, जो वो प्राइवेट कंपनियों के साथ या सरकारी बिजली प्रोड्यूसर्स के साथ, जैसे एनटीपीसी, उनके साथ लेते हैं कि जैसे ही कच्चे माल की कीमत या उनके लिए कोयले की कीमत बढ़ती है, इंपोर्टेड कोल या डोमेस्टिक कोल की, वो अपनी कीमतों में बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं से पास ऑन करेंगे, ये डीरेगुलेट कर देंगे। हाँ, एक तरह से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। गुजरात ने इस तरीके की कोशिश एसआर एनर्जी के साथ शुरू की, ऐसी खबरें आई हैं। कुछ ज़्यादा दबाव इसमें निजी कंपनियों का है, क्योंकि उन्हें उनके पेमेंट्स फंसे हुए होते हैं। एनटीपीसी के पेमेंट्स के पीछे तो उसके सरकार से जो राज्यों को जाने वाले संसाधन है, उनकी गारंटी होती है। तो बिजली के संकट को निपटने के लिए कीमत
कीमतों में बिजली दरों में बढ़ोतरी हमारे सर पर खड़ी है और महंगी बिजली भी पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस गर्मी में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर ये माना जाए फिर राज्य एक तरीके से तैयार हो गए हैं कि अब बिजली की कीमतों में आप बढ़ोतरी कीजिए। हाँ, और वो जो सुधार जिस पर हमने कल चर्चा की थी मनी सेंट्रल में कि राज्य सरकारों को इस बात के लिए सहमत किया जा रहा है कि अगर आपने पिछले बकाए राइट ऑफ करने हैं, लिक्विडेट करने हैं, तो पहले इस बात पर तैयार होइए कि जरूरत के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाएंगी। तो ये ट्रेड ऑफ है और ये डिफिकल्ट और कठिन लेन देन है, पर 4 राज्यों की तरफ से तो इस तरीके के संकेत हमें मिल ही रहे हैं और ये चारों राज्य बिजली की मांग के लिहाज से बड़े राज्य हैं। चलिए अब समय हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का, जहां आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि आज जब बाजार में तेजी है तो बैंक निफ्टी क्यों टूटा हुआ है। HDFC और HDFC बैंक शेयर बाजार के ऐसे नाम जो हर किसी के चहेते हैं। म्यूचुअल फंड से लेकर FIIs तक यहां सब दांव लगाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इनके विलय की खबर बाजार को पसंद नहीं आई। शायद यही वजह है कि घोषणा के बाद से अब तक दोनों की शेयरों में जमकर बिकवाली हुई। HDFC बैंक के शेयर में 19% और HDFC के शेयर में 20% तक की गिरावट देखने को मिली। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप साफ हो गया। इस बीच बैंक के नतीजे भी बाजार के अनुमान से फीके रहे। बाजार के दिग्गजों की पिटाई से सरपट दौड़ते सेंसेक्स निफ्टी की रफ्तार भी थम गई। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में सेंसेक्स निफ्टी 3% से ज्यादा टूट गए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गए। ये इस बात का संकेत है कि बाजार मध्यम से लंबी अवधि तक मंदड़ियों की चपेट में रह सकता है। हालांकि इस दौरान मिड कैप इंडेक्स करीब 1.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.32% चढ़े। यानी यह गिरावट अभी दिग्गज शेयरों और बड़े इंडेक्स तक ही सीमित है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाजार में गिरावट गहराती है तो ये इंडेक्स भी लंबे समय तक बाजार में टिक नहीं पाएंगे। HDFC और HDFC बैंक के अलावा IT कंपनियों के भी अनुमान से कमजोर नतीजों ने बाजार का मूड ऑफ किया है। कीमतों में बढ़त और ऊंचे अट्रेशन रेट की वजह से TCS का मार्जिन सपाट 25% रहा। इसी तरह इन्फोसिस का तिमाही दर तिमाही मार्जिन 193 बेसिस पॉइंट घटकर 21.6% रहा। इससे संकेत मिलता है कि कोरोना काल में IT कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में जो उछाल आया था वो अब खत्म हो रहा है। खराब नतीजों के अलावा विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ती चिंताएं और कोविड के बढ़ते मामले भी बाजार का उत्साह ठंडा कर रहे हैं। FPI ने अप्रैल महीने में लगातार बिकवाली की है। विदेशी निवेशकों की ओर से अब तक करीब 4,255 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बाजार में बेचे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी HDFC और HDFC बैंक की ही है। अब बाजार बड़े अहम मुकाम पर खड़ा है। 16,824 का स्तर निफ्टी के लिहाज से एक अहम सपोर्ट है। यही निफ्टी की ऊंचाई से 50% गिरावट और 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 5पैसा.com के लीड रिसर्च रचित जैन कहते हैं कि अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा तो गिरावट और बढ़ते हुए 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल को पार कर जाएगी, जो करीब 16,600 का स्तर होगा। बाजार में वापसी दिखी तो 17,250 से 17,300 का स्तर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी इसके ऊपर बाजार का निकलना आसान नहीं होगा। बाजार में जारी उतार चढ़ाव को देखते हुए ट्रेडर्स को किसी तरह की आक्रामक पोजीशन लेने से बचना चाहिए और दोनों साइड के लिए ट्रेड के लिए चुनिंदा शेयर लेने चाहिए। मनी 9 की सलाह। निवेशकों के लिए मनी 9 की सलाह होगी कि उतार चढ़ाव के माहौल में फिलहाल ट्रेडिंग से बचें। लंबी अवधि के नजरिए से अच्छे शेयरों में गिरावट में धीमे धीमे खरीदारी की जा सकती है। मनी 9 के लिए हर्ष चौहान। बाजार पर चर्चा करें उससे पहले एक और जरूरी खबर। वर्ल्ड बैंक, इंडिया रेटिंग्स, RBI और मॉर्गन स्टैनले के बाद अब IMF ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के GDP अनुमान में कटौती कर दी है। जी हां, IMF ने भारत की GDP अनुमान 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए भी IMF ने GDP का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.9% कर दिया। यानी कि इस वित्त वर्ष में तो गिरावट रहेगी, अगला वित्त वर्ष भी कमजोर रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है।
आईएमएफ का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल रिकवरी को बड़ा झटका लगा है, जिससे ग्रोथ घटी है और महंगाई बढ़ी है। उन देशों की रिकवरी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जो तेल के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। सर, अब तक हम ये देखते थे, अभी हमारे अगर आप देखें निकट तजुर्बे भी ऐसे रहे हैं, जब इकोनॉमी में चाहे जो खबर आए बाजार एक तरफ दौड़ रहा था। कोविड का जो समय था वो इसके लिए सबसे ज़्यादा ताज़ा उदाहरण है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है शायद बाजार की और अर्थव्यवस्था की जो चिंताएं हैं वो एक सी हैं, वही महंगाई, वही ग्रोथ। बहुत सारे लोग ये बात अब महसूस कर रहे हैं शुभम। हमने हर्ष चौहान की रिपोर्ट में बताया कि 17,300 से ऊपर का इसके स्तर पर निकलना मुश्किल है। वहाँ तक जाने के बाद मुनाफा वसूली आने का खतरा है और नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं। और यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो लोग ये कह रहे थे कि भारत का स्टॉक मार्केट मैक्रो इकोनॉमी की तुलना में आउटलायर है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी आए, गिरावट आए, कोविड के कारण लोगों की मौतें हुई, लेकिन शेयर बाजार अपनी गति से दौड़ता रहा था। आज हम ये देख रहे हैं कि जब रिकवरी शुरू हुई है, जब इकोनॉमी में ओपनिंग शुरू हुई है, बाकी सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो माइक्रो इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी चिंताएं हैं, महंगाई, ग्रोथ गिरना, मांग नहीं होना, डिमांड में रिकवरी, कंपनियों का थक जाना, कीमतें बढ़ाने की मजबूरी, डिमांड में गिरावट की मजबूरी, ये सब मिलकर शेयर बाजार को उस वास्तविकता के करीब ले आई हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जमीनी वास्तविकता है। और यहाँ पर एक संभावना जो खुलकर ना तो रिजर्व बैंक कह रहा है और ना सरकार कह रहा है, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक खुलकर इतने स्पष्ट रूप से नहीं कहते, पर शेयर बाजार इस बात का संकेत दे रहा है शुभम कि भारतीय अर्थव्यवस्था छोटे समय के लिए स्टैग्फ्लेशन की तरफ बढ़ गई है। अगर आप आंकड़ों को ध्यान से देखें, जो हमारे पास जीडीपी के अनुमान इस साल के उपलब्ध हैं और अगले साल के उपलब्ध हैं, और उसके साथ भारत में महंगाई के अनुमानों को देखें जो 7%, 7.5% के आसपास देख रहे हैं। थोक महंगाई से ही देखें अगर आप, क्योंकि थोक महंगाई से ही के रोशनी में देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर की दोगुनी दर इस समय थोक महंगाई की दर भारत में मौजूद है। अगर भारत की आर्थिक विकास दर के सबसे अच्छे अनुमान माने 7.5 से 8% की, तो 15% के आसपास की थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दर 7% के आसपास है। ये आंकड़े में बता रहे हैं कि छोटे समय के लिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल भर तक, अगर आईएमएफ का अनुमान देखें तो उसमें महत्वपूर्ण बात इस साल की नहीं है, अगले साल की है। अगले साल की आर्थिक विकास दर इस साल से भी कम रहने की संभावना नहीं, सब 7% के लेवल पर रहने की बात है। ये वो स्टैग्फ्लेशन है जिसे बाजार विशेषज्ञों की से पहले, आरबीआई से पहले, सरकार से पहले स्वीकार कर रहा है और देख रहा है। और इसलिए साइडवेज में मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लिए जा रहे हैं और विदेशी निवेशक इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर ऊंचा रहना है। और जिस बात की संभावना में दिख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय रूस के तेल पर प्रतिबंध लगेगा जुलाई अगस्त तक, और इसलिए क्रूड ऑयल की कीमतें $100-110, $90 से $110 के बीच रहेंगी। और जब तक वो नीचे नहीं आती, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव कम नहीं होगा। तो अगर शेयर बाजार में आप निवेशक हैं तो कंपनियों के नतीजों के साथ अर्थव्यवस्था के बड़े नंबरों पर भी निगाह रखिए, क्योंकि अब वो नंबर पहली बार ड्राइविंग सीट पर आए हैं अर्थव्यवस्था में, वो नंबर्स ड्राइव कर रहे हैं शेयर बाजार को। और ये स्थिति थोड़े समय तक चलने की संभावना है। इसमें खासतौर से जीडीपी का नंबर, खपत का नंबर और रुपए की कीमत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी कंजम्पशन को सिकोड़ेगी। कोविड महामारी के चलते 2 बार दौरा रद्द होने के बाद आखिरकार ब्रिटिश पीएम 21 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच अंतरिम ट्रेड डील होने की भी संभावना है। अगर ये डील होती है तो यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन तीसरा ऐसा देश होगा जिसके साथ भारत ट्रेड डील कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार भारत के पक्ष में रहा है। 2030 तक ये व्यापार कारोबार 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है और इस पर भी बातचीत संभव है। सर, कहां तक पहुंची है ये बातचीत और क्या संभावनाएं इस दौरे से? शुभम, इस व्यापार समझौते की भारत से ज़्यादा ब्रिटेन को जरूरत है, क्योंकि ब्रिटेन ब्रेग्जिट के बाद, यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद पिछले 3 साल से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तमाम तरीके के तूफानों में जूझ रही। बीच में कोविड आ गया। ब्रिटेन की ज़रूरत है कि वो नए व्यापारिक समझौते दुनिया में करे, क्योंकि वो ईयू के ट्रेड ब्लॉक से बाहर आ गया है। और इसकी कोशिशें तब भी शुरू हो गई थी जब ब्रेग्जिट हुआ था या ब्रिटेन से बाहर निकलना शुरू हुआ था। पर भारत और यूके के जो व्यापारिक रिलेशन उनमें काफ़ी पेंच और काफ़ी खींचतान है। हम 2 राउंड की बातचीत देख चुके हैं, 26 चैप्टर्स पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है। एक इंटरिम ट्रेड डील होने की संभावना दिखाई दे रही है,
पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। ब्रिटेन से भारत को आने वाले निर्यात में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर भारत की आपत्ति शुरुआत से रही, जैसे विस्की की पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत में आने वाली जो लिकर है वो सस्ती हो जाए, और अभी भारत ने इस तरीके के समझौते में ऑस्ट्रेलिया को कुछ रियायतें भी दी हैं। भारत की तरफ से जिस चीज पर दबाव बनाया जाता है वो खाद्य सामानों का निर्यात है, और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी ना लगाई जाए, इस पर महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सर्विसेज का एक्सपोर्ट करती है। हमने लंबी बहस देखी है भारत में कि क्या ब्रिटेन की फाइनेंशियल सर्विसेज को, लीगल सर्विसेज को भारत में आने की इजाजत दी जाए कि ना दी जाए, क्योंकि लंदन या ब्रिटेन दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र है, तो उसके जरिए दुनिया के बाकी देश अपनी सेवाएं भेजते हैं। तो यह समझौता बहुत करीब से देखने की बात होगी कि भारत और ब्रिटेन किन चीजों पर सहमत हो पाए इस समझौते के भीतर। और इसकी रोशनी में भारत का एक और बड़ी ट्रेड डील जो नेगोशिएशंस के प्रोसेस में अभी आगे नहीं बढ़ पाई है, वो यूरोपियन यूनियन और भारत की ट्रेड डील है, उसको देखा जाएगा। तो बोरिस जॉनसन की यात्रा पर हमें करीब से ये देखने को मिलेगा कि भारत ने ब्रिटेन को कितनी रियायतें दी और ब्रिटेन ने भारत को कितनी रियायतें दी, ये लेन देन कितना बड़ा था, क्योंकि इसके आधार पर यूरोप की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार का ढांचा, FTA का ढांचा क्या होगा, इसके बारे में फैसला हो पाएगा। इसके बारे में फैसला हो पाएगा और पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी। मनी सेंट्रल के माध्यम से आप तक हर ज़रूरी खबर पहुंचती रहेगी। एक और ज़रूरी खबर, पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार टेस्टिंग को लेकर नए नियम बनाने पर काम कर रही है। इसमें व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी मैनेजमेंट और इसकी बिक्री से जुड़े नियम बनाए जाएंगे, इनमें बदलाव किया जाएगा। आग लगने की घटनाओं पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने हाल में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि OEM हैं, उनको एक्सीडेंट में शामिल हुई जो गाड़ियां हैं उनके पूरे बैच को रिकॉल करना चाहिए। और इसके बाद ओकिनावा ने 16 अप्रैल को अपने 3000 से ज़्यादा स्कूटरों को रिकॉल करने का, वापस बुलाने का फैसला लिया है। सर, ये पॉलिसी देर से आ रही है, बैटरी पॉलिसी बिल्कुल देर से आ रही है। भारत में ईवी की पूरी क्रांति हो गई और कहा गया कि हर जगह ईवी आ गए, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर तक हम आ गए, और भारत में बैटरी और उसकी क्वालिटी को लेकर नीतियों में एक बड़ा शून्य था। यानी यहाँ भी बाजार सरकार से आगे निकल गया, रेगुलेटर आगे पीछे रह गए। और जब इसमें आग लगने की बात आई तब सरकार को समझ में आया कि भारत में बैटरी की स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उसके तकनीकी नियम तय किए जाने चाहिए। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और DRDO की कमेटी बनाई गई है जो इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगी हुई आग और बैटरी की क्वालिटी के इश्यूज को पे ध्यान दे रही है या उसकी जांच कर रही है। सरकार दो तरीके के संकेत दे रही है। एक तो बैटरी की स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, बनेगी, जो बहुत ज़रूरी थी, यानी ईवी को लाइसेंस दिए जाने से पहले ये पॉलिसी आ जानी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ ये कि शायद जो बात अमिताभ कांत की, जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, शायद सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो आने वाली पॉलिसी है उसमें कंपलसरी रिकॉल की शर्त भी शामिल करेगी। यानी अगर किसी कंपनी के स्कूटर्स में या में बैटरी के कारण या अग्निकांड की घटना होती है तो कंपनियों को अपने वाहन रिकॉल करने चाहिए। हम कार कंपनियों में इस संदर्भ में काफ़ी पारदर्शिता देखते हैं, छोटी छोटी गलतियों के कारण भी रिकॉल किया जाता है। ओकिनावा का उदाहरण अभी शुभम ने दिया है। ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है और सुरक्षा सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के में आने वाले समय में कई सारे महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बदलाव होंगे जिनका असर हमें इनकी कीमत पर दिखाई देगा। अब बस हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिसी देर से आ रही है, दुरुस्त आए। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के विश्लेषण के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कल फिर होगी आपसे शाम को 7 बजे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है।